Hi, good evening. Welcome to Authors Talk by Trishna, विष्णु की तिजोरी, एपिसोड 31 से 35. Let's begin. सदर बाजार की कम आवागमन वाली गलियों में से एक में एक दुकान थी जिसे बहुत आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। इस बाजार में ये एक अजीब बात थी क्योंकि मालिक प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करता था जिसकी यहाँ कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उसका नाम पाम को एक आम दोस्त ने दिया था जिसने उसकी विश्वसनीयता की गारंटी दी थी। बाहर लगा बोर्ड इस हद तक खराब हो गया था कि उसे पढ़ना मुश्किल था। जैसे ही पाम अंदर आई, एक छोटी सी घंटी बजने लगी जो दुकानदार को एक ग्राहक के आने की सूचना देती थी। उसने अपना नाम बताया और वह आदमी मुस्कुराया, अपने पान से सने दांत दिखाते हुए। सदर बाजार सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक था। भारत में ये कई छोटे छोटे बाजारों से मिलकर बना था। किसी विशेष वस्तु में विशेषज्ञता हासिल करना अगर कोई चाहे तो घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, नकली आभूषण खरीदें, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, स्टेशनरी, प्लास्टिक के सामान, फर्नीचर या लकड़ी, उन सभी को सदर बाजार में खरीदा जा सकता था। ये संकीर्ण और भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो नकल के लिए भी एक स्वर्ग है। नकली विलासिता से बेचने की कोशिश कर रहे फेरी वालों ने गलियों पर कब्जा कर लिया। इसके कई स्वेट शॉप में उत्पादित ब्रांड। सदर बाजार में कभी भी कोई उबाऊ पल नहीं होता। यहाँ के विविध खाद्य पदार्थ विक्रेता मिठाई का पूर्ण संवेदी हमला प्रदान करते हैं और घी या कुछ संदिग्ध तेलों में तले हुए नमकीन व्यंजन। मालिक ने उसे एक जर्जर स्टूल पर बैठाया और एक चमड़े का फोल्डर खोला जिसके प्लास्टिक के कवर के अंदर विभिन्न प्राचीन और मध्यकालीन सिक्के। उन्होंने उसे लुभावनी विविधता दिखाने के लिए पन्ने पलटे। उनकी सबसे कीमती चीज़ों में से एक ब्रिटिश इंडिया ट्विन करेंसी सिक्का था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को भुगतान करने के लिए ढाला गया था। फिर उन्होंने उसे 1939 का 1 रुपए का सिक्का दिखाया, भारत में ढाला गया आखिरी शुद्ध चांदी का सिक्का। उन्होंने गर्व के साथ कहा। उन्होंने उसे विक्टोरिया के युग का एक सोने का मोहर दिखाने के लिए पन्ने पलटे। मुझे इनसे भी पुरानी कोई चीज़ चाहिए, पाम ने थोड़ी अधीरता से कहा। जब उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए तो वो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? मालिक ने सिर हिलाया। धैर्य रखें मेम साहब, उसने कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको वह मिले जो आप चाहती हैं। मेरा विश्वास करें, मेरे पास सब कुछ है। ये स्पष्ट था कि उसे उसके लिए केवल एक व्यवसाय नहीं था, मुद्रा शास्त्र उसका जुनून था। उसे प्रत्येक सिक्के की उत्पत्ति के बारे में बताने और उसके साथ जुड़े इतिहास के बारे में बात करने में मज़ा आता था। उन्होंने मुगल काल के राशि चक्र मोहर को दिखाने के लिए दूसरा पृष्ठ खोला। दूसरे पृष्ठ पर उन्होंने रज़िया सुल्तान, नूरजहां और नागनिका के नाम से जारी दुर्लभ सिक्कों पर अपनी उंगलियां फिराईं। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, महिलाओं के नाम पर बहुत ज़्यादा सिक्के जारी नहीं किए गए। यही वजह है कि वह इतने दुर्लभ हैं। पुरुषों ने ज़्यादातर जगह घेर रखी थी। पाम ने सोचा, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। उन्होंने मालवा के शाहों द्वारा जारी अष्टकोणीय सिक्के
शाक्य पंच मार्क सिक्के, गांधार चांदी के शतमान और 5 पंच वाले मौर्य सिक्के जारी किए। पंचाल, इंडो, सीथियन, पांड्या और बैक्ट्रियन सिक्के भी थे। और फिर उसे वह चीज़ दिखी जिसकी उसे तलाश थी। उसने राहत की सांस ली। उनके लिए एक पूरा खंड समर्पित था। सीसा, तांबा और कांस्य से बने वे गोल और चौकोर आकार के थे। उनका आकार 4/10 इंच से लेकर भिन्न भिन्न था, सबसे चौड़े बिंदु पर 1 इंच तक। सबसे छोटा सिक्का लगभग आधा ग्राम का था, जबकि सबसे बड़ा सिक्का लगभग 10 ग्राम का था। मालिक उसकी आंखों में उत्साह की चमक देखकर कहा, सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रतीक चिन्ह उभरे हुए थे। बैल, शेर, स्वास्तिक, हाथी, जहाज। आप उन्हें कहीं भी नहीं पाएंगी, ऑनलाइन या अन्यथा। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहताओं के पास भी नहीं। ये आपके पास कैसे हैं? उसने पूछा। वह हंसे। अगर किसी में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर महत्वपूर्ण संग्रहालय, क्यूरेटर, कलेक्टर और पुरातत्वविद जानता है कि मैं सही सिक्के के लिए यही कीमत चुकाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह नकली नहीं है? उसने पूछा। फिर अपनी जीभ काट ली। मालिक वास्तव में दुखी लग रहा था। उसने जल्दी से चमड़े का फोल्डर बंद कर दिया और संकेत दिया कि वह जा सकती है। इन सभी दशकों में किसी ने कभी भी उसकी ईमानदारी या उसके सिक्कों पर उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाया था। पाम ने बहुत माफ़ी मांगी। उसे नरम पड़ने और फोल्डर को फिर से खोलने में कुछ और मिनट लगे। उसने ऑफर पर मौजूद सभी सिक्कों को देखा और एक को चुना। उसने कीमत पर काफ़ी मोल तोल किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये संदिग्ध लगता। आखिरकार सौदा तय हो गया। तुम उस कीमत से मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो, मालिक ने कहा, लेकिन तुम एक अच्छी इंसान हो और मैं चाहता हूं कि तुम और भी खरीदारी के लिए वापस आओ। पाम के पास उसे ये बताने का साहस नहीं था कि ये शायद उसकी पहली और आखिरी यात्रा होगी। पाम ने नकद भुगतान किया और सिक्का जेब में रख लिया। फिर वह मार्क के कार्यालय में वापस आई। उसने मार्क से एक बहुत ही खास अनुरोध किया। उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी टीम से ये काम करवा पाएगा या नहीं, लेकिन वह भाग्यशाली थी। ज़रूर, मार्क ने सिक्के की ओर देखते हुए कहा, यह सटीकता से किया गया काम है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों से ये काम करवा सकता हूँ। वह मुस्कुराया। उस पर वह उस मुस्कान को पहचानती थी, क्योंकि ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी और पाम को ठीक से पता था कि इसका मतलब क्या है। उसने दूसरी तरफ देखा। वह फिर से उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। उनके रिश्ते में अब और कोई जटिलताएं नहीं होनी चाहिए थी। अतीत खत्म हो चुका था और उसे भुला दिया गया था। जैसे ही पाम मार्क के दफ्तर के बाहर निकली, उसका फ़ोन बजने लगा। ये जनरल जय ठाकुर का फ़ोन था। वह चुपचाप खड़ी रही और उसके गुस्से को सुनती रही। जब उसने पूछा कि उसने मार्क से बिना उसकी सहमति के लिए इस मामले पर चर्चा क्यों की, उसने बिना किसी बहस के उसकी बात सुनी। युद्ध जीतने के लिए युद्ध हारना बेहतर है, उसने सोचा। ये एक क्रोधी बूढ़ा आदमी है। एपिसोड 32।
मैंने पहले वॉच टावर के कमांडर वांग सियांग की सलाह पर 5वें टावर को बाईपास कर दिया। उसके बजाय मैं गशून गोबी शामो 26 रेत की नदी में 30 मील तक दूर चला गया। मैं एक दिन के भीतर रेगिस्तान के किनारे एक नक्लिस्तान जंगली घोड़ों के झरने तक पहुंचा। लेकिन मैं मूर्ख था और मुझे एहसास नहीं था कि रेगिस्तान की रेत सबसे अच्छे इरादों वाले को बाधित कर सकती थी। इस वीरान इलाके घास का एक भी पत्ता नहीं उगता था। यहाँ कोई झाड़ियाँ, जानवर या पक्षी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई जीवन नहीं है और मैं अपना रास्ता भूल गया। हर टीला अगले जैसा लग रहा था। भीषण गर्मी, कड़ी धूप के ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव बना दिया था। मैंने खुद को गर्मी, धूप और घूमती रेत से बचाने के लिए अपने सिर, नाक और मुंह को दुपट्टे से ढक लिया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। मेरी परेशानी और बढ़ गई जब मेरी बकरी की खाल से बना बैग ज़मीन पर गिर गया। कई दिनों का मेरा पानी पलक झपकते ही ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ खाली बैग को इकट्ठा कर रहा था ताकि उसमें पानी भरकर फिर से पी सकूं। मैं पूरी तरह से खो चुका था। चेतावनियाँ, वांग सियांग और ऐसे ही कई अन्य लोगों की यादें मुझे परेशान करने लगी। मैं इतना ज़िद्दी क्यों था? मैंने उनकी सलाह क्यों नहीं मानी? मैं इस काल्पनिक प्रयास को शुरू करने के बजाय शाजो क्यों नहीं गया? मैं सिग्नल टावरों की ओर वापस मुड़ा, यह महसूस करते हुए कि अब मेरे पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। लेकिन फिर मेरे ऊपर अबदत बांध की एक गहरी भावना छा गई। मुझे डी सैन सू चांद बनने के अपने मिशन की याद आ गई। मेरा दिमाग मुझे वॉच टावरों की दिशा में अपने कदम वापस खींचने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरा दिल मुझे बिल्कुल इसके विपरीत कह रहा था। अंत में मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं रेगिस्तान में कितने दिन भटकता रहा। शायद 5 दिन रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कम भी। समय बीतने का हिसाब लगाने के लिए मेरे पास बहुत कम जानकारी थी। मैं एक विशाल रेगिस्तान में था, मेरा गला सूख रहा था और मेरा पेट जल रहा था। मेरी त्वचा ऐसी लग रही थी मानो उसे धूप में भूनकर कुरकुरा कर दिया गया हो। रात में मैं रेत से निकलती आग को लपटों से डर जाता था। मुझे बाद में ही पता चला कि वह रेत के नीचे सड़ती लाशों से पैदा होने वाली गैसों से जलती आग थी। मुझे बताया गया है कि उन्हें लाश की मोमबत्तियां कहा जाता था। 5वें दिन मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, आगे चलने में असमर्थ, बुद्ध से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो गई थीं। मेरे सिर में इतनी तेज़ धड़कन थी कि हर कदम मेरे सिर पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं रेगिस्तान की रेत पर लेटा हुआ था, जीवन से रहित, होश में आता जाता रहता था। बुद्ध से प्रार्थना करता था कि वह मुझे मरने दे। अचानक एक ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छुआ, एक कोमल स्पर्श की तरह। मैं लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस की। मुझे लगा कि मैं कुछ और कदम चलने के लिए पर्याप्त तरोताज़ा हो गया हूँ। फिर से चल पड़ा, लेकिन मेरा घोड़ा दूसरी दिशा में भटक गया। मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी लाचारी में मैंने खुद को उस दुबले पतले घोड़े के द्वारा निर्देशित होने दिया। ये मेरे द्वारा किया गया सबसे अच्छा काम साबित हुआ।
मेरे सामने जल्द ही एक छोटा सा हरा नखलिस्तान था जिसके बीच में झिलमिलाता पानी था। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक मृत तृष्णा थी। क्या होगा अगर मैंने कोशिश की पानी पीने के लिए? केवल ये जानने के लिए मैंने ये सब कल्पना की थी। लेकिन फिर मैंने अपने घोड़े को पानी पीते हुए देखा और मुझे पता चल गया कि ये सब एक मृत तृष्णा नहीं है। मैंने और मेरे घोड़े ने खूब पानी पिया। हमने ऐसा पिया जैसे हम पहले कभी पानी नहीं पिए हों, और पानी इतना मीठा था जितना मैंने कभी नहीं पिया था। मैंने अपना पानी का थैला भर लिया। हमने थोड़ी देर आराम किया और जल्द ही फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। मैं हंसा। उस विनम्र घोड़े ने मेरी जान बचाई थी, ऐसा कुछ जो मेरा सफ़ेद घोड़ा नहीं कर पाता। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित परिचित भी आपका रक्षक बन सकता है। 2 दिन बाद हम ईझोउ के मरुद्यान में पहुंचे, जो बर्फ से ढके स्वर्गीय पहाड़ों की तलहटी में मरुद्यानों की एक श्रृंखला थी। 28 इन पहाड़ों का हिमनदीय जल ढलानों से नीचे बहता हुआ टाकेला मागन शमो के टीलों में जा मिला। सामान्य तौर पर पानी रेगिस्तान की रेत में खो जाता, लेकिन ईझोउ के निवासियों ने भूमिगत चैनलों और कुओं की एक सरल प्रणाली विकसित की थी जिससे वे इसे संग्रहित और उपयोग कर सकते थे। इस प्रणाली ने उन्हें बाजरा, चावल, गेहूं, सेम, भांग, खरबूजे, अंगूर और यहाँ तक कि शहतूत के पेड़ों की प्रचुर मात्रा में खेती करने में मदद की। शून्यता के बीच इस कृषि स्वर्ग को देखना प्रकृति का एक पूर्ण चमत्कार था। ईझोउ में मैं एक मंदिर में रुका जहाँ 3 चीनी भिक्षु रहते थे ताकि लंबी यात्रा से आराम कर सकूं। वे बहुत खुश थे और अपने वतन से किसी को देखकर उनकी खुशी के आंसू बहने लगे। ये पारगमन मठों से ही था, जैसे कि ये जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं चीन में पहुंची थीं। भिक्षुओं ने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे मैं एक लंबे समय से खोया हुआ परिवार का सदस्य हूँ। उन्होंने मेरे घावों का इलाज करने और मेरे पैरों के छालों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और दवाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे सबसे मीठे खरबूजे खिलाए जो मैंने कभी नहीं चखे थे। मैं उनके आतिथ्य के लिए आभारी था और कुछ देर उनके साथ आराम किया। लेकिन इंदु का रास्ता बुला रहा था। मैंने इंदु जाने के लिए उत्तरी मार्ग लेने की योजना बनाई क्योंकि ये घास के मैदान से होकर गुजरता था। मध्य और दक्षिणी मार्ग इंदु से होकर गुजरते थे, रेगिस्तानी इलाकों से होते हुए। मैंने यात्रा के अगले चरण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मेरी योजनाएं एक संदेश से बिगड़ गईं। गाओचांग 29। गाओचांग एक ऐसा राज्य था जो मध्य मार्ग पर स्थित था। गाओचांग के राजा चाहते थे कि रीझोउ के पुजारी ये सुनिश्चित करें कि मैं उनके सामने उपस्थित हूँ। संदेश अशुभ लग रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या इंतज़ार कर रहा था। राजा ने मुझे रीझोउ से लाने के लिए घोड़े भेजे थे। मैंने अचानक अपने सैनिकों की एक टुकड़ी से घिरा पाया और सोचने लगा कि क्या मैं राजा का मेहमान हूँ या कैदी। एपिसोड 33। पाम अपना बैग पैक करने घर चली गई। अगली सुबह चेन्नई के लिए फ़्लाइट बुक करने उसको जल्दी थी। कुछ कपड़े और ज़रूरती सामान अपने मिलिट्री होल्ड-ऑल में ठूंस लिए, जबकि उसकी माँ देखती रही और परेशान होती रही।
ऐसी क्या ज़रूरी बात है कि तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए? बिस्तर पर खुली डायरी को देखते हुए उसकी माँ ने पूछा। पाम बार बार पन्ने पलट रही थी और अपने पिता के रेखा चित्रों को फिर से याद कर रही थी। पाम ने जवाब दिया, मुझे किसी का पता लगाना है। उसका आखिरी पता कांची में है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा चेन्नई है। चेन्नई से एक कार मुझे वहाँ ले जाएगी। ये लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। मुझे तुम्हारी चिंता है बेटा, पाम की माँ ने विचलित होकर कहा। मैंने उस आदमी को खो दिया जिससे मैं प्यार करती थी और अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती, लेकिन तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, बहादुर, मजबूत और बेपरवाह। पाम ने जो कुछ भी किया उसे रोक दिया। वह अपनी माँ के पास गई और उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होने वाला माँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी मेरे साथ ही बिताओगी। उसकी माँ मुस्कुराई। त्रासदी ने उससे बूढ़ा कर दिया था, लेकिन वह 55 की उम्र में भी एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसका सुडौल शरीर, बेदाग रंग और रेशमी बाल उसे कुलीनता का एहसास देते थे। उसके अधिकांश दोस्त कर्नल किशन खुराना से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसने उनमें से सबसे सुंदर पत्नी को पा लिया था। उसे अक्सर पालना चोर होने के लिए चिढ़ाया जाता था, क्योंकि वह उससे 9 साल छोटी थी। पाम की माँ ने कहा, इतने सालों बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह मेरे साथ नहीं है। मैंने उससे उसी सुबह बात की थी, जब वह मन्नार से नाव पर सवार होकर रामेश्वरम के लिए रवाना हुआ था। उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? पाम ने पूछा। उसने अपनी माँ के साथ कई बार इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन वह इससे कभी ऊबी नहीं थी। जब भी उसकी माँ उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं के बारे में बताती, तो उसे कुछ अतिरिक्त विवरण पता चलता। वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों नहीं उड़ रहा है और नाव से जा रहा है। उसने कहा कि वह दिल्ली लौटने से पहले कुछ दिनों के लिए दक्षिण में रुकना चाहता है। मैं पूछने ही वाली थी कि वह वास्तव में कहाँ रुकने की योजना बना रहा है, लेकिन उस दिन फ़ोन लाइनें बहुत ख़राब थी और हमारा संपर्क कट गया। ये आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वह केवल 35 वर्ष का था। पाम की माँ ने घुटन महसूस की उस आखिरी बातचीत के बारे में बात करते हुए। इतने सालों बाद भी हमेशा आंखें भर आती हैं। वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था? पाम ने पूछा। आप कभी भी विवरण साझा नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जो बताया गया है वह भी अधूरा है। नौसेना की नाव अभी अभी गोदी से निकली थी और पाक की ओर जा रही थी। जल डमरू मध्य आपके पिता के डेक पर धूम्रपान कर रहे थे। उस हिस्से पर भारतीय नौसेना के कई जहाज थे, लेकिन मौसम खराब और बादल छाए हुए थे। आसपास कुछ मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर भी थे। ये असंभव है कि उनमें से एक LTTE के कमांड में रहा हो। आपके पिता को अचानक गोली लगी। हमें कभी भी नहीं पता कि ये कहाँ से आई। हम इतना जानते हैं कि ये घातक थी। उन्हें डॉक्टर ने केबिन में ले जाया गया, जहां चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, लेकिन कुछ मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। पाम समझ गई कि उसकी माँ के आंसू बहने वाले थे। तुम्हें कब पता चला? उन्हें जोर देकर पूछा। अगले दिन उन्होंने शव को दिल्ली भेजने से मना कर दिया और मुझे चेन्नई भेज दिया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।
मेरे पहुंचने के तुरंत बाद ही ये एक बंद ताबूत था, विद्युत शवदाह गृह में रखा गया था, इसलिए मैं देख भी नहीं सकी। मुझे केवल उनकी राख मिली है। इतनी जल्दी क्यों थी? क्या उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया था? आमतौर पर सशस्त्र सेना के मेडिकल प्रशिक्षण ऐसा करते हैं, लेकिन निष्कर्षों को मेरे साथ कभी साझा नहीं किया गया, पाम की मां ने कहा। उनके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उन्होंने मेरे साथ अपने निजी सामान को साझा करने की भी जहमत नहीं उठाई। सौभाग्य से उसने अपने एक दोस्त को अपनी डायरी, लाइटर, पेन और हिप फ्लास्क वाला एक मनीला लिफाफा दिया था, जिसमें उनसे कहा गया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह ये चीज़ें मुझे दे दे। ये भी अजीब था, जैसे कि उसे किसी तरह का पूर्वाभास हो रहा हो। पाम ने उन कई मौक़ों को याद किया जब उसने अपने पिता की चीज़ों को सिर्फ इसलिए छुआ था कि वह उनसे जुड़ाव महसूस कर सके। वह आभारी थी कि उन चीज़ों को संभाल कर रखा गया और वह उसके पास थी, खास तौर पर डायरी। आपको क्या लगता है कि सब कुछ इतने गुप्त तरीके से क्यों किया गया? उसने पूछा। एक साजिश, उसकी मां ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया। एक बहुत बड़ी साजिश। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता को क्या पता था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसी के कारण उनकी हत्या हुई। पाम को कभी नहीं पता था कि अपनी मां के संदेह का जवाब कैसे दिया जाए। वह ये मानने को बेताब थी कि ये एक बहुत व्यस्त युद्ध गलियारे में एक आवारा गोली थी जिसने उसके पिता को मार डाला, लेकिन उसकी मां के शब्दों में कुछ ऐसा था जो सच लग रहा था। उसने अपने दिमाग में चल रहे द्वंद्व को समझने की कोशिश की कि वह रहस्य क्या हो सकता था, माना उसके मन की बात पढ़ रही हो। उसकी मां ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि बड़ा रहस्य क्या था। तुम्हारे पिता एक अनुशासित सैनिक थे और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताते थे जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। उनमें हर चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांटने की अद्भुत क्षमता थी। मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने कभी मुझे काम के बारे में कुछ भी साझा किया हो, ना ही उन्होंने कभी अपने सहकर्मियों से परिवार के बारे में बात की हो। वित्तीय मामलों में भी वे ऐसे ही थे। अगर सेना की पेंशन और वेगावती ट्रस्ट से सहायता न मिलती तो मुझे नहीं पता कि हम कैसे काम चला पाते। पाम ने अपने पिता की डायरी में मौजूद रेखा चित्रों के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। बंदर जैसी शक्ल वाला वह आदमी कौन था? क्या वह आदमी था, औरत या जानवर? उसके पिता ने वह खास आकृति क्यों बनाई थी? और उसके साथ साथ वह बेतरतीब नोट क्या थे? उसने अपने पिता की बकवास कविता को अपनी सांसों में गुनगुनाया। बामा कोकी जूकालो, वीनू कोकी मुपालो, सीवा कोकी सुपालो, हानु कोपी पूदालो। कृपया सावधान रहना बेटा, उसकी माँ ने कहा। मुझे डर है कि तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। कृपया कोई अनावश्यक जोखिम मत लेना। एपिसोड 34। पाम चेन्नई के लिए रवाना हुई और कैब से कांची पहुंची। मिलनसार ड्राइवर ने सुनिश्चित किया कि वह आरामदायक रहे। एयर कंडीशनिंग का सही तापमान पर रखा गया और पीछे की सीट पर उसके लिए ठंडे मिनरल वाटर की एक बोतल छोड़ दी। उसने देखा कि वह खाकी वर्दी पहने हुए थी, जो कि कैब ड्राइवरों द्वारा पहना जाने वाला पहनावा है, और उसकी दाढ़ी घनी थी। गाड़ी चलाते समय उसने खुद को चकाचौंध से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहना हुआ था। दिल्ली की ठंड के मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया था। शुक्र है कि ड्राइवर बातूनी नहीं था, जो पाम को अच्छा लगा। हालांकि वह अपने
रियर व्यू मिरर में अपनी परछाई को बहुत बार देखता था। पाम ने उसे अनदेखा कर दिया। कांची में पहुंचने के बाद वे वेगावती नदी के किनारे स्थित अकादमी की ओर जाने वाली सड़क पर चले गए। वे नदी के समानांतर चलने वाली सड़क पर चले गए और अंत में एक निजी गली के अंदर मुड़ गए। ये गली कई सालों से इस्तेमाल नहीं की गई थी और पक्की सड़क से ज़्यादा गड्ढे थे। जिस जगह पर कुछ मिनट की ड्राइव होनी चाहिए थी, वहाँ 1 घंटे के करीब समय लग गया। पाम को लगा कि कार के हिलने से उसकी डिस्क खिसक जाएगी, लेकिन वे आखिरकार पहुँच ही गए। ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। यहाँ केवल एक ही गेट था और वह बंद था। गेट से एक चेन पर एक फीका पड़ा हुआ था। नो ट्रांसपेरेंसी चिन्ह लटका हुआ था, जो संभावित घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए चेतावनी दे रहा था। गेट के नीचे जंगली घास खरपतवार की घनी वृद्धि से पता चलता था कि इसे बहुत लंबे समय से नहीं खोला गया था। पाम ने ड्राइवर से कहा कि वह कार को साइड लेन में पार्क करे और उसका इंतज़ार करे। वे कैमरे की तलाश में इलाके में घूम रही थी। उसे यकीन हो गया कि कोई कैमरा नहीं है, तो वह गेट की तरफ बढ़ी और फुर्ती से उस पर चढ़ गई। उसे डर था कि वह उसके वजन से गिर जाएगा। भले ही वह चरमरा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि ये भूखंड संभवतः दशकों पहले खाली कर दिया गया था। वह मिट्टी के रास्ते पर चलते हुए तनाव में थी। उजाड़ और सुनसान संपत्तियां हमेशा उसे डराती थीं। उसके चारों ओर मैदान कमर तक ऊंची झाड़ियों से ढके हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि पैरों के नीचे कितने सांप रेंगते होंगे और काश कि वे वापस आ जाती। ये एक बहुत बड़ा परिसर था। कक्षाएं, रसोई, छात्रावास, पुल और व्यायामशालाएं जो कभी गतिविधियों से भरी रहती थीं। जब एकदम शांत और खाली, सुनसान और धूल भरी पड़ी थी। आगे की ओर पाम को एक ढहती हुई ग्रे इमारत दिखाई दी, जो एक भयानक राक्षस की तरह उभर रही थी। ये मुख्य आवासीय ब्लॉक था। वह उस ओर बढ़ी थी और उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि छत ढह गई है। ऐसा लग रहा था कि इमारत आग से बच गई है। कुछ दीवारें अभी भी काली और दरारदार थीं। खिड़कियां या तो टूटी हुई थीं या उन पर धूल और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। उन खिड़कियों के पीछे घोर अंधेरा था। वह अनजाने में कांप उठी। जैसे वह मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले बरामदे पर पहुंची, उसे एक ठोस लकड़ी का दरवाज़ा दिखा, जिस पर किशोरों की विभिन्न चित्रों की परंतें लगी हुई थीं। एक जंग लगा था। छिपकलियां दरवाजे पर थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ जांच करने लायक कुछ होगा। राव के इस जर्जर स्थान पर रहने की संभावना शायद ही थी। झींगरों की चहचहाट के अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सबसे नज़दीकी बस्ती 1 मील से ज़्यादा दूर थी। हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। रैपर, इस्तेमाल किए गए कॉन्डम, सिगरेट और टूटी बोतल। ये जगह शायद सेक्स प्रयोग करने की चाहत रखने वाले किशोरों के लिए एक आश्चर्य स्थल थी। जब पाम ने एक खनकती हुई आवाज़ सुनी, तो वह तेज़ी से घूमी। ये एक कुत्ते जितना बड़ा एक बंदर था, जो एक खाली धातु के डिब्बे को गिरा रहा था। उसने राहत की सांस ली। उसके पास उस जगह में प्रवेश करने के लिए सीबीआई से वारंट नहीं था।
उसने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नियमों को तोड़ने की मांग की। उसने एक चिकना पत्थर उठाया और जग लगे ताले पर मारा। धमाकों से शांति को तोड़ते हुए शांति में गूंजा एक शोर। सिर्फ जंग की एक परत के लिए ताला बंद था, इसलिए उसे खोलने के लिए लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उसने दरवाज़ा लात से खोला और सावधानी से उसे भयावह अंदरूनी हिस्से में चली गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। दशकों के परित्याग ने हर जगह धूल की मोटी परत जमा कर दी थी। पाम ने अपने चेहरे पर रुमाल रखा और चारों ओर देखा। वे प्रवेश लॉबी से गुजरी। उसके दाईं ओर एक दरवाज़ा था जो छोटे छोटे ऑफिस रूम की ओर जाता था। उसके बाईं ओर एक दीवार थी जिस पर हुक लगे हुए थे, जिस पर शायद कई पेंटिंग या प्रशस्त पत्रों का वजन रखा होगा। उसके सामने एक चौड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक ले जाती थी। वह उस ओर बढ़ी और अचानक कबूतरों का एक समूह हवा में उड़ने लगा। उनके पंख फड़फड़ाने लगे। वह चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और अपने होश संभालते हुए सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ी। उम्मीद थी कि वह उसके नीचे नहीं धंसेगी। वह पहली मंजिल पर पहुंची और जंग लगे बेड फ्रेम से भरे एक बड़े कमरे में चली गई। कमरे से कुछ दूर वाले छोर पर एक मंच था जिस पर एक पुरानी कढ़ाई थी जिसका इस्तेमाल उम्मीदवारों को उनके निर्धारित राशन परोसने के लिए किया जाता था। पूरी इमारत में प्रशिक्षु भिक्षुओं से भरी हुई थी। छात्रवासियां रही होंगी। पाम को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसे लगा कि अंदर अभी भी खतरनाक ताकतें फंसी हुई हैं। वह अपनी सांसें सुन सकती थी। बड़े कमरे में हर आवाज़ गूंजती हुई लग रही थी। उसे लगा कि उसका पेट कस गया है। अपने पीछे अचानक हलचल महसूस करते हुए पाम घूम गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया 1 सेकंड से भी अधिक देर से आई। उसके बाएं जबड़े पर चोट लगने से वह गिर गई और बेहोश होकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। एपिसोड 35। पाम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और याद करने की कोशिश की कि वह कहाँ गई थी। उसके सिर में होने वाला हल्का दर्द उसे झटके की याद दिला रहा था। वह अभी भी प्रयुक्त छात्रावास के अंदर थी, लेकिन फर्श पर बिछी हुई एक सफ़ेद चादर पर। उसके ऊपर वह जंग खाए हुए धातु के तख्तों से घिरी हुई ऊंची छत दिख रही थी। वह जिस गंदे जंग लगे कंक्रीट के फर्श पर लेटी थी, वह ईंटों की दीवारों और टूटी हुई या मैल से ढकी खिड़कियों से टकरा रहा था जिन्हें उसने बाहर से देखा था। ऊपर से बड़ी बड़ी नलियां और खुली हुई पाइपें गुजर रही थीं। शायद उन्हें प्रशिक्षण ले रहे कैडेटों के लिए उच्च ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए लगाया गया था। उसके ऊपर एक प्राचीन बीम से एक नंगे बल्ब को तार पर लटकाया गया था। पाम ने खुद को सचेत न होने के लिए कोसा। उसने अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा और पाया कि एक लंबी महिला उसके ऊपर खड़ी थी। अविश्वसनीय रूप से फिट और मांसल वह महिला पाम के साथ सीधे मुकाबले में आसानी से जीत सकती थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब ध्यानपूर्ण शांति भी निकल रही थी। तुम्हें नीचे गिराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, महिला ने धीरे से कहा, लेकिन तुम घुसपैठ कर रही थी। तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने तुम्हारे जेब में DRDO और CBI के पहचान पत्र देखे, साथ ही वह सिक्का भी। मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, पाम ने कहा। मुझे अंदर घुसने का कोई अधिकार नहीं था। मैं डॉक्टर राजा राव का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और मुझे बताया गया है कि वह उनका अंतिम ज्ञात पता है।
मैं डॉक्टर राव की बेटी अनु हूँ, महिला ने कहा। वे अपने सफ़ेद होते बालों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से एथलीट, चुस्त और शक्तिशाली थी। उसने अपना हाथ पाम को दिया, जिसने कृतज्ञतापूर्वक उसे जमीन से ऊपर उठाने के लिए पकड़ लिया। पकड़ एक दबाव की तरह थी। चलो बाहर चलते हैं, अनु ने कहा। वहाँ जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकले, अनु ने पूछा, तुम मेरे पिता को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हें शायद पता होगा कि वे किसी को नहीं देखना चाहते। मैंने उसे सालों से उपवाद करते नहीं देखा। अच्छा है वे जीवित हैं, पाम ने सोचा। पाम ने अपनी चोट पर हाथ फेरा ताकि उस जगह को आराम मिले। अनु ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, यह कैरोटिड स्ट्राइक था, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। उसने बताया, यह आपके गर्दन के दोनों तरफ आपके जबड़े के थोड़ा पीछे स्थित कैरोटिड साइनस में पहुंचा है। स्ट्राइक की वजह से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जाती है, जिसके बाद बेहोशी छा जाती है। सूजन कुछ ही मिनटों में कम हो जाएगी। एक बार फिर माफ़ी। तुमने ये कहाँ से सीखा? पाम ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए पूछा। अनु ने सरलता से कहा, मेरे पिता ने मुझे वह सब सिखाया जो मैं जानती हूँ। वे मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। उनकी आँखों को कड़ी धूप के अनुकूल होने में कुछ समय लगा। वे ढलते हुए ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल से गुजर रहे थे, जब एक परित्यक्त गड्ढा है जो खरपतवारों से भरा हुआ है और जिसकी अधिकांश टाइलें गायब हैं। एक तरफ जंग लगी एक मशीन थी, जिसमें पूल के किनारों तक बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे। अनु ने बताया, वेव मशीन। प्रशिक्षण में जलीय बल सहित विभिन्न प्रकार के बलों का प्रतिरोध करना शामिल था। वे कीचड़ भरे रास्ते पर चल रहे थे जो बांस के झुरमुट से होकर गुजरता था। हम अपने बांस के खेत खुद बनाते थे, क्योंकि कैडकों को प्रशिक्षण के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। बेशक हम अब स्थानीय किसानों को उन्हें काटने की अनुमति देते हैं। वह क्या है? पाम ने ऊपर जंग लगे नलों के साथ विशाल समांतर पत्थर के खंडों की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमारे युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली लाठियाँ आम तौर पर बांस की होती हैं, लेकिन कभी कभी हम सागौन या गुलाब शाहबलूत की लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। सामग्री चाहे जो भी हो, इसे बार बार पानी में डुबोना पड़ता है, फिर इसे मजबूत बनाने के लिए पत्थर पर पीटना पड़ता है। इन पत्थरों के ब्लॉक पर मजबूती दी जाती है। पाम वास्तव में उत्सुक थी। बांस पर्याप्त बचाव है? ठीक है। बांस की लंबाई इसे चलाने वाले व्यक्ति की ऊंचाई पर निर्भर करती है, अनु ने उत्तर दिया। आदर्श रूप से इसे अभ्यास करने वाले के माथे को छूना चाहिए। सही ऊंचाई और सही हाथों में छड़ी बिल्कुल घातक हो जाती है। इस तकनीक को सिलंबम के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी जब हम तमिलनाडु में रहा करते थे। लेकिन इस जगह के बारे में इतना ही काफ़ी है। क्या आप मुझे ये बताने में संकोच करेंगी कि आपने किस वजह से तोड़फोड़ की? पाम ने अपनी परेशानी बताई। भारतीय सैनिक चीनी हमलावरों के हाथों सीमा पर मर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमलावरों को उनकी ताकत, आकार या कौशल क्या देता है। एकमात्र व्यक्ति जो इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर मेरी मदद कर सकता है, वह आपके पिता हैं। कृपया मुझे उनके साथ कुछ मिनट बिताने दें। वह जानती थी कि वे विनती कर रही थी। अगर ये अभी भी चाहे कि मैं चली जाऊं, तो मैं उसका सम्मान करूंगी। वे मुख्य द्वार पर पहुंची, जिस पर वे पहले चढ़ चुकी थी, और थोड़ी देर के लिए रुकी। अनु ने सीधे पाम की आंखों में देखा। मैं तुमसे सिर्फ इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं अप्पा को तुमसे मिलवाने की कोशिश करूँगी।
मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि वे मिलेंगे। मेरे पीछे आओ। वह मुख्य द्वार के दाईं ओर 25 कदम चली और एक मोटी झाड़ी के पास पहुंच गई। झाड़ी के भीतर एक छोटा सा विंकेट गेट था जिसे अन्नू ने धक्का देकर खोला। पाम को आश्चर्य हुआ कि वह अंदर जाते समय इसे कैसे चूक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि गेट झाड़ी में इस तरह से कोण पर बना हुआ था कि वह मुख्य सड़क और गेट से अदृश्य रहता था। जल्द ही वे सुव्यवस्थित लॉन पर खड़े हुए थे जिसके दाईं ओर चेटिनाड शैली के सागौन की लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था जिसमें खंभों वाला बरामदा था। सामने का दरवाज़ा जटिल नक्काशीदार था, लेकिन ये स्पष्ट था कि घर में देखभाल और ध्यान की कमी थी। अनु दरवाजे तक गई और खटखटाया। पाम उसके बगल में थी। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे की कहानी आगे के पॉडकास्ट में सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।